नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र। कंपलसरी हिंदी में यानी अनिवार्य हिंदी में एक छोटा सा चैप्टर है व्याकरण का, जिसे हम भाषा, व्याकरण एवं लिपि के रूप में पढ़ते हैं। भाषा, व्याकरण एवं लिपि के रूप में पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसमें आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है और क्या लिपि होती है। इसके बारे में जब हम जानकारी करेंगे, इसको जानेंगे, क्योंकि इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आता है अनिवार्य हिंदी में। प्रत्येक बार पूछ लेते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, या भाषा के 2 रूप कौन से हैं, व्याकरण में क्या होता है, लिपि कितने प्रकार की, ये इस प्रकार के प्रश्न बना करके पूछते हैं। तो अब हम सबसे पहले भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, भाषा क्या होती है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। क्या होता है? सामाजिक प्राणी होता है, जो अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को प्रकट करता है और अपने मन के विचारों को या मनोभावों को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिस ध्वनि समूह पर आधारित या जो ध्वनि समूह को किसी के सामने व्यक्त करता है, या जिस ध्वनि समूह पर आधारित होता है, मान लीजिए कि लिखित आधारित है तो लिखित भाषा होगी, और जो मौखिक आधारित है अर्थात मुख के द्वारा ही बोली जाती है, वो मौखिक भाषा होती है। अर्थात भाषा की परिभाषा मैंने लिखी है कि व्यक्ति मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि पर आधारित जो माध्यम होता है, ध्वनि पर आधारित जो माध्यम होता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? भाषा कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि जो ध्वनि पर आधारित, अब वो ध्वनि लिखित रूप में है यानी लिखित लिपि में है, तो वो लिखित भाषा होगी आपकी। और अगर वो मौखिक रूप में प्रदर्शित की गई है, जैसे किसी में आपस में बातचीत करना, परस्पर वार्तालाप करना, या फिर किसी मंच पर व्यक्ति खड़े होकर के अपने मनोभावों को व्यक्त करना किसी दूसरे के सामने, तो वो मौखिक होती है। और जिसको लिखित रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, व्यक्त कर दिया जाता है, तो वह लिखित भाषा होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो ध्वनि पर आधारित जो माध्यम होता है, वह क्या होता है? भाषा होती है। अब चलिए, ये तो बात सही है कि भाषा के बारे में हमको मालूम पड़ गई, लेकिन भाषा के जो रूप होते हैं, यानी 2 रूप जो होते हैं, जो आजकल प्रचलित हैं, वो 2 रूप कौन कौन से हैं? एक तो मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। बिल्कुल सही है। मौखिक भाषा कौन सी होती है कि इस मौखिक भाषा का जो उपयोग किया जाता है, वो परस्पर या तो बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, यानी हम मुंह के द्वारा वार्तालाप में या मंच आदि पर खड़े होकर के अपने विचारों को प्रकट करके, अपने विचारों को मुख के द्वारा बोल करके ध्वनि के माध्यम से जब व्यक्त किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए कि इस मौखिक भाषा का उपयोग हम आपस में परस्पर वार्तालाप करते हुए अथवा मंच पर खड़े होकर के अपने भावों विचारों को किसी
बिल्कुल सही है कि उस लिपि में, जिस लिपि में आप लिख रहे हैं, यानी उस भाषा में, जिस लिपि के माध्यम से उस भाषा में कोई रचना प्रोदी गई है किसी कवि के द्वारा, तो वह उस भाषा के माध्यम से उस व्यवहार करने वाले व्यक्ति को या उस भाषा को व्यक्त करने वाले व्यक्ति के इतिहास और साहित्य और संस्कृति क्या है बेटाओ, व्यक्ति होती है या दीर्घ काल तक क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। जैसा मैंने लिखा है कि लिपि चिन्ह के माध्यम से लिखित दिए जाने वाले ध्वनि संकेतों को लिखित भाषा कहते हैं, जिसमें उस भाषा का व्यवहार करने वाले का इतिहास, साहित्य, संस्कृति आदि दीर्घ काल तक क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। बिल्कुल सही है। ये तो रही बात भाषा की। और भाषा से एक बात और बताऊं आपको, भाषा एक विकसित रूप में होती है। किसमें होती है? विकसित रूप में। और विकसित रूप में होने के साथ साथ एक विशाल काय होती है, यानी बड़े रूप में होती है। इसका अपना क्या होता है? शब्दकोश होता है, अपनी व्याकरण होती है, यानी जो भाषा होती है उसकी स्वयं की अपनी व्याकरण होती है, उसके शब्दकोश होते हैं और वह स्वयं विकसित रूप में होती है। अब बात आती है बोली की। देखिए, बोली के रूप में भी कुछ भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वह भाषा क्या, वह बोली क्या होती है? वह बोली पहली बात तो ये होती है कि जो भाषा होती है उसके संक्षिप्त रूप होता है। संक्षिप्त रूप का मतलब है किसी क्या बोलो आपको, किसी सीमित क्षेत्र तक, हाँ, किसी सीमित क्षेत्र तक बोली जाने वाली जो बोली होती है उसे बोली कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा है कि जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है वह भाषा का सबसे छोटा रूप बच्चों, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। भाषा का वह संक्षिप्त रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। और भाषा इसका एक विशाल रूप होता है जो एक बड़े स्तर पर बोली जाती है, और बड़े स्तर पर बोलने के साथ साथ उसकी स्वयं की अपनी एक व्याकरण होती है, और व्याकरण होने के साथ उसका अपना अलग एक शब्दकोश होता है। तो वह बोली जो एक विशाल रूप में होती है और अपने व्याकरण एवं शब्दकोश को लिए हुए होती है, वह एक भाषा का रूप होती है। जैसे कि हम मान लें हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी जो भाषा है उस हिंदी भाषा में कम से कम 15 भाषाओं का मिलान है, योग है। खैर वो बात छोड़िए कौन सी भाषा है कौन सी नहीं, लेकिन वह हिंदी भाषा जिसमें हम अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं, या वह हिंदी भाषा जिसमें एक लिपि के माध्यम से उसको व्यक्त किया जाता है, तो वह हिंदी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा न होकर के एक बड़े रूप में है, एक विस्तृत रूप में है। इसलिए वह विस्तृत रूप में होने के कारण एक भाषा का रूप लिए हुए है। राजस्थानी है, उसे बोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि राजस्थानी भाषा का रूप नहीं है, वो एक क्षेत्र विशेष में, एक सीमित क्षेत्र में जिसे कहते हैं ना, जो राजस्थानी भाषा है या राजस्थानी बोली है वह एक सीमित क्षेत्र में संक्षिप्त रूप में बोली जाती है, न कि राजस्थान को छोड़ करके और अन्य भारत में नहीं, बल्कि वो राजस्थान के एक, वो भी ज्यादातर आपको बता दूं क्या है, पश्चिमी राजस्थान में जो बोली जाती है उसको राजस्थानी भाषा का रूप दिया होता है। तो वो एक बोली है, लेकिन भाषा हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, जो एक विशाल रूप में बोली जाती है। चलिए बच्चों, ये तो बात आ गई समझ में। अब बात आती है भाषा शब्द की उत्पत्ति या भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, कि भाषा शब्द बना कहाँ से है। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे? संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना हुआ है। क्या शब्द? भाषा शब्द। इस भाषा शब्द जिसका अर्थ होता है, अर्थात इस भाषा शब्द का अर्थ होता है व्यक्त वाणी। क्या बेटा? व्यक्त वाणी। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था कि व्यक्ति मनोभावों और विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है या व्यक्त करने के लिए ध्वनि में ध्वनि का जो सहारा होता है, अब वो ध्वनि लिखित रूप में है तो लिखित भाषा है, और सिर्फ मौखिक रूप में है तो मौखिक भाषा है। अर्थात इसे कहते हैं कि व्यक्त करने के लिए जो ध्वनि का माध्यम होता है वह भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए भाषा की इकाइयां होती हैं, बहुत
उसमें सबसे पहली इकाई है बच्चों क्या? ध्वनि। क्या है सबसे पहली? कि ध्वनि। उस ध्वनि में क्या कहा है कि हमारे मुख से निकलने वाले जो प्रत्येक स्वतंत्र आवाज होती है, हमारे मुख से निकलने वाली जो प्रत्येक स्वतंत्र आवाज होती है उसे ध्वनि या वह ध्वनि कहलाती है। जैसे मैंने देखा है कि हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं और भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है बच्चों कि जो ध्वनि है वो सिर्फ हमारी भाषा के मौखिक रूप में ही प्रयोग की जाती है। और मौखिक रूप में प्रयोग क्यों की जाती है? क्योंकि जो ध्वनि होती है वो तो सिर्फ बोली ही जाती है आवाज के माध्यम से, बाकी उसको लिखित रूप में नहीं प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका पहला माध्यम है क्या? ध्वनि। चलिए आगे और अन्य है इसकी अन्य इकाइयां और भी हैं, कौन कौन सी हैं चलिए चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसके बाद जो दूसरी इकाई है वो बच्चों दूसरी इकाई है इसकी क्या? वर्ण। जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरी इकाई के रूप में है बच्चों क्या? वर्ण है। वर्ण बिल्कुल सही है। ये जो वर्ण होता है यह भाषा का या भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है बच्चों? सबसे छोटी इकाई होती है। बिल्कुल सही है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? जिसके टुकड़े, क्या बच्चों? टुकड़े नहीं होते हैं। जिसके टुकड़े नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। जैसे है बच्चों क, च, ट आदि। बिल्कुल यही है वो वर्ण जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बिल्कुल सही है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं और इस प्रकार होती है। आई बात समझ में बच्चों? ये थी दूसरे नंबर की इकाई किसकी? भाषा की। अब तीसरा जो होता है, तीसरी जो इकाई है वो तीसरी इकाई है बच्चों वर्ण। सॉरी वर्ण नहीं, इसके बाद है पद। हाँ क्या? पद। तीसरे नंबर पर है पद। तीसरी इकाई है बच्चों इसकी पद। हाँ देखिए पहले नंबर पर ध्वनि थी, दूसरे नंबर पर क्या थी? वर्ण थी। तीसरे नंबर पर पद नहीं, तीसरे नंबर पर है शब्द। तीसरे नंबर पर है बच्चों शब्द। अब देखिए सबसे पहले हमने उच्चारण चीज को पढ़ा, मुंह से निकलने वाली आवाज को पढ़ा जिसे हमने क्या बताया? ध्वनि बताया। फिर उस ध्वनि के बाद सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई ले अपने वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है शब्द। तो शब्द क्या होता है वो देखिए कि वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बिल्कुल सही है बच्चों। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, जो वर्ण है अभी हमने क, च, ट पढ़े थे, उस वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे सही है बिल्कुल, जैसे देखिए क प्लस म
शब्द बन गया कमल। कमल ये वर्ण है और इन वर्णों का समूह क्या हुआ बच्चों? शब्द हुआ। यानी सार्थक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इन वर्णों का सार्थक। अब कमल का अर्थ क्या हो गया? कमल किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कमल एक पुष्प का नाम है, तो ये अर्थ देने वाला हो गया। इसलिए सार्थक जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसके बाद चौथी इकाई है बच्चों पद। क्या है? पद। बिल्कुल सही है। अब हम चौथी इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथी इकाई पद है। देखिए ये क्या होता है? वाक्य में पद की बात देखिए। शब्द और पद हम संस्कृत में पढ़ते हैं इनको कि शब्द और पद एक जैसे से प्रतीत होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे दिखाई देते हैं। संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में भी हम कभी कभार शब्द को पद कह देते हैं, लेकिन पद और शब्द में बच्चों थोड़ा सा अंतर है। क्या है अंतर? देखिए कि वाक्य में पद किसे कहते हैं? कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति से युक्त जो शब्द होता है ना, कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप या फिर शब्द में प्रयुक्त विभक्ति वाले शब्द को पद कहते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द का जो व्यवहारिक रूप होता है, यानी व्यवहार किस तरीके से करार किया जा रहा है शब्द के माध्यम से, व्यवहारिक रूप, या फिर शब्द में प्रयुक्त होने वाली जो विभक्ति होती है उस विभक्ति से वह शब्द एक पद के रूप में बदल जाता है। बिल्कुल सही। इस चीज को हमें समझना चाहिए। जैसे है इसमें, जैसे है राम ने रावण को मारा। उदाहरण है जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो बच्चों राम ने रावण को मारा, ये अपने स्थान पर अलग अलग पद है। राम ने ये एक पद बन गया, रावण को ये दूसरा पद बन गया, मारा ये तीसरा पद बन गया। अगर हम शब्दों की तरह चले कि हम शब्द की ओर निगाह करें तो बच्चों राम अलग शब्द बन गया, ने अलग बन गया, रावण को मारा, सब अलग अलग शब्द हो जाएंगे। लेकिन बात आ रही है हम पद की कि पद वो होता है या तो उसका व्यवहारिक रूप या फिर उसमें उसमें व्यक्त होने वाली विभक्तियां, प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां क्या कहलाती हैं, या उन प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों से शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे राम ने ये पद बन गया, इसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग है, रावण को इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है, इसलिए ये भी पद बन गया। मारा ये पद अपने आप में क्रिया है, मार दिया गया है उसको, है ना। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें 1, 2 और ये 3 पद बन गए। तो ये तो रही तीसरा पद, चौथी इकाई। अब इसकी लास्ट और 5वीं इकाई है बच्चों वाक्य। चलिए 5वीं और लास्ट इकाई के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। वो है क्या? 5वीं इकाई है वाक्य। क्या है? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से
शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, एक पूर्ण विचार है ना, शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह प्रकट होता है, तो वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। कि शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह एक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एक वाक्य कहलाता है कि शब्दों का जो एक समूह होता है और वह कैसा हो, एक पूर्ण विचार प्रकट करने वाला हो, तो वह शब्द समूह। अब उस शब्द समूह में 2 शब्द भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना, तो वह शब्द समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण है, वह पुस्तक पढ़ता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो 1 2 3 4 ये शब्द हैं और शब्दों के समूह हैं, और शब्दों के समूह से एक पूर्ण विचार निकल रहा है। वह पढ़ रहा है, वह अध्ययन कर रहा है, क्या पुस्तक, तो वह पुस्तक अध्ययन कर रहा है या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो इससे एक पूर्ण विचार प्रकट हो रहा है। इसलिए ये शब्दों के, इन शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। चलिए बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट